तो फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जो कि है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें दो पार्ट आएंगे। ये पर्टिकुलर लेक्चर इसका पार्ट 1 है। कुछ डिटेल मेरे बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सब कुछ आपको पता है, इसलिए पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। बोला कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ईयर 2014 में, बिल्कुल सही है। अगला बोला कि इट एम्स एट इनकरेजिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है मेक इन इंडिया के रिगार्डिंग, दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। सितंबर 2024 में बाय पीएम मोदी। और इट इनकरेजिंग कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया और फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट as well as fostering innovation, enhancing skill development, practicing intellectual property और building best in class manufacturing infrastructure। प्रोग्राम ने आइडेंटिफाई किया 25 सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस एक्टिविटीज मिला के प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को। प्रोग्राम ने ऑल्सो रिकॉग्नाइज किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप and has undertaken a number of initiatives to ease the business environment in India। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कौन से करेक्ट है। पहला, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करता है सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि लोगों के पास अगर सेविंग नहीं होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। और दूसरी जरूरी बात कि जो इफेक्टिवनेस है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, बैंकिंग का, उनका भी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर लोग सेव कर रहे हैं तो रखेंगे कहाँ? बैंक में ही। और उनको वहां पे रखने के लिए उनका इफेक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल पहला एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोला कि इन्वेस्टमेंट इज द इसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। अब लोग कमा रहे हैं ना, अब लोग कमा रहे हैं तो अगर इन्वेस्टमेंट वो नहीं करेंगे तो बताओ किस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिविजुअल है वो 100 रुपये कमाता है ना, 40 रुपये वो इधर उधर खर्च करता है अपने डेली कंजम्पशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और बाकी 60 रुपये जो है वो मान लो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट का मतलब उसको बचा के बैंक में रखता है, एफडी कराता है, टाइम डिपॉजिट कराता है, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। वो पैसे जैसे ही बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास आते हैं या फिर फॉर्मल वे में आते हैं तो उसको फिर वो क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, जिनको लोन चाहिए स्टार्टअप के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, राइट। तो इस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। दोनों सही है, तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट जवाब। सारा कुछ बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैव बीन एमलगेमेटेड इनटू द कोड ऑन वेजेस। आपको पता है 2019 में क्या हुआ, 4 पुराने कोड थे उनको रिप्लेस करके एक नया कोड लाया गया जिनको बोला गया कोड ऑन वेजेस 2019। तो उसमें कौन कौन से शामिल है। पहला, मिनिमम वेजेस एक्ट बिल्कुल शामिल है, आई थिंक 1948 का ही है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट नहीं है उसमें, और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी है। पहला दूसरा चौथा करेक्ट हो जाएगा। किधर है पहला दूसरा चौथा? ऑप्शन सी में। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट नहीं है। अब क्या करना है आपको, ये लेबर किसके रिगार्डिंग है और कब आया था ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और किसको किसको मिलाकर कोड ऑन वेजेस 2019 बनाया गया है ना। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में आया था, पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेट करने के लिए मिनिमम वेजेस। नाम से ही पता चल रहा मिनिमम वेजेस, कम से कम इतना वेज तो मिलना चाहिए, है ना। दूसरा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936 का है। ये एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट करने के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन एंड टू इंश्योर करना कि दे रिसीव देयर वेजेस ऑन टाइम और विदाउट एनी डिडक्शन। मतलब एक तो वेज उन्हें मिले और टाइम से मिले, बिना किसी डिडक्शन के मिले, ये पर्टिकुलर एक्ट ये कहता है। वहीं पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 ये कहता है कि बोनस मिलना चाहिए पर्सन एम्प्लॉयड इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या फिर और प्रोडक्टिविटी फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विथ। इक्वल रिम्यूनरेशन, नाम से ही लग रहा है कि इक्वल रिम्यूनरेशन मतलब इक्वल पे मिलना चाहिए, मेन और वुमेन दोनों को, है ना। आप सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन मैटर ऑफ रिम्यूनरेशन। कब आया था ध्यान में रखना है, 1976 में। किसके रिगार्डिंग है। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1970 वो इंक्लूड नहीं किया गया है कोड ऑन वेजेस 2019 एक्ट में। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट और प्रोवाइड करने के लिए फॉर इट्स वायलेशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ। तो ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है इसके अंडर में नहीं है, वो 70 में आया था। इसके रिगार्डिंग है, ये भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर द पीरियड ऑफ 2020 से 2030, नहीं 10 सालों के लिए नहीं, 5 सालों के लिए इसको लॉन्च किया गया, 2020 से 25 तक, है ना। ओके, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 में, है ना, न्यूज में था। उसके बाद 20 से 25 5 सालों के लिए इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। रीजन बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ NIP इज टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, बिल्कुल सही है, पहला गलत दूसरा सही, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसमें एसेशन गलत होता है, रीजन सही होता है, ठीक है। पहला इनकरेक्ट क्यों है मैंने बताया गया, 20 से लेकर 25 के लिए ये लॉन्च किया गया, और इसका रीजन जो है वो करेक्ट है, क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल ग्रोथ, मेकिंग ग्रोथ मोर इंक्लूसिव के लिए ये पर्टिकुलर, है ना, प्रोग्राम लाया गया। अगला है विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है द कंपनीज एक्ट 2014 इंट्रोड्यूसेस मैंडेटरी CSR, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, companies covered under this will have to spend at least 1% of their annual net profit on the activity under CSR, बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 1% नहीं 2% है, कम से कम 2% स्पेंड करना है लास्ट 3 ईयर के नेट प्रॉफिट का, ठीक है। दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोला एवरी कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी, कोई भी कंपनी हो जिसका ब्रांच या प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में, तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सा, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ या उससे ज्यादा है ना, तो ये अप्लाई होता है CSR के अंडर, मैंडेटरी उनको आना पड़ेगा, है ना, और एटलीस्ट 2% पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट का खर्च करना ही करना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। पहला, प्रोवाइड करना पब्लिक यूटिलिटी रिसोर्सेज, बिल्कुल पब्लिक यूटिलिटी रिसोर्सेज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें प्रोवाइड करना पब्लिक को, ये काम है किसका, PSUs का, पब्लिक सेक्टर इन इंडिया का। बिल्ड करना सोशल और इकोनॉमिक ओवरहेड, बिल्कुल जैसे डैम, स्कूल, है ना, सड़क, ये सारा कुछ बनाना इनका काम है। टू इंश्योर बैलेंस रीजनल और सेक्टोरल ग्रोथ, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में जो है वो अपना सेटअप कर सकते हैं जिससे बैकवर्ड एरिया का भी ग्रोथ हो, है ना। और परस्यू करना इगेलिटेरियन गोल्स, ये भी बिल्कुल है, चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों के चारों जर्नी की स्टेटमेंट है, और ये करेक्ट हो जाएगा रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, है ना। देखो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है यूटिलिटी रिसोर्सेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ। पब्लिक सेक्टर ऑल्सो बिल्ड सोशल और इकोनॉमिकल ओवरहेड कैपिटल जैसे रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, डैम, स्कूल, हॉस्पिटल, एक्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर ऑल्सो इंश्योर करता है बैलेंस रीजनल और सेक्टोरल ग्रोथ, कैसे, इंडस्ट्री सेटअप करता है, इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजेज इन बैकवर्ड एंड रिमोट एरिया, सो दैट वहां पे भी वो प्रमोट कर पाए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर ऑल्सो परस्यू इगेलिटेरियन गोल, कैसे, बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम और वेल्थ, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम और इंश्योरिंग सोशल जस्टिस और बिगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगला है SEZ, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च इन जनवरी 2017, किसके द्वारा, तो करेक्ट जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा। और इस मोबाइल एप्लीकेशन से आप थ्रू आउट पूरे देश में देख सकते हो कहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, ये सारा कुछ बताता है। अगला है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ द रिविजिटिंग और रिवाइटलाइजिंग द PPP मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो उसके चेयरमैन साहब कौन थे, तो करेक्ट जवाब है उसके चेयरमैन साहब थे V केलकर आए थे, है ना, देख लेते हैं, हाँ विजय केलकर साहब भी थे चेयरमैन कमेटी के, जो जिन्होंने रिविजिट और रिवाइटलाइजिंग किया PPP मॉडल को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अपना रिपोर्ट सबमिट किया इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को नवंबर 19 2015 में। कमेटी ने सेटअप किया यूनियन बजट 2015-16, मतलब इस कमेटी वाज सेटअप इन द यूनियन बजट 2015-16 रिवाइव करने के लिए एग्जिस्टिंग PPP मॉडल फ्रेमवर्क और सजेस्ट करना मेजर इसको, इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया अपना केलकर कमेटी ने, क्या, पहला तो ये बताया कि नेशनल जो PPP पॉलिसी डॉक्यूमेंट और PPP लॉ है उसको स्टेब्लिश किया जाए नेशनल लेवल पे।
इफ फिजिबल, अगर फिजिबल हो तो प्रोवाइड करो एक क्लियर और कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा रिकमेंडेशन, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड 3P इंडिया टू प्रोवाइड सपोर्ट गाइडेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट। तो ऐसा कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप करो। डेवलपिंग अ केस बेस्ड रिस्क एलोकेशन फॉर्मूला फॉर वेरियस प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स और जेनरिक रिस्क मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन फ्रेमवर्क। अमेंड करना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को, सो दैट वो डिस्टिंग्विश कर पाए बिटवीन जेन्युइन एरर इन डिसीजन मेकिंग और विलफुल करप्शन प्रैक्टिसेस बाय पब्लिक सर्वेंट। बाकी भी एक दो पॉइंट है, आप आराम से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार्टअप कैन बी फुलफिल बाय, अब देखो कोई भी नया नया स्टार्टअप है तो उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, सो दैट वो अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना पाए, अपनी टीम को और मजबूत कर पाए, राइट। तो पैसा किससे मिलेगा, एंजल इन्वेस्टर से। बिल्कुल, वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, लेकिन कुछ शेयर या पार्टनर बन जाएगा, है ना। वेंचर कैपिटल भी वही काम करता है कि इक्विटी खरीद के आपको पैसे देता है। क्राउड फंडिंग क्या है कि आप लोगों से पैसे मांग रहे हो कि आपका जो स्टार्टअप है नोबेल कॉज के लिए है, या फिर जो भी टर्म एंड कंडीशन आप सेट करोगे वहां से क्राउड फंडिंग भी कर सकते हो। तो तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं देयर ओन मनी इन स्टार्टअप, यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी या फिर पार्शियल ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। दे में ऑल्सो प्रोवाइड मेंटरशिप गाइडेंस कनेक्शन टू द एंटरप्रेन्योर्स, है ना। वहीं पे वेंचर कैपिटल भी वही सारा काम करता है, फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, जो इन्वॉल्व करता है सेलिंग अ पोर्शन ऑफ अ कंपनीज इक्विटी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि वेंचर कैपिटल फर्म्स, कॉर्पोरेट वेंचर आर्म्स या फिर एंजल ग्रुप, इन सबको। और वो भी वही करते हैं, वो सोचते हैं कि इसका हाई ग्रोथ है ना, और हाई रिस्क है, तो इसलिए इसके के पास पोटेंशियल है टू स्केल और जनरेट लार्ज रिटर्न। क्राउड फंडिंग मैंने बता ही दिया, लोगों के द्वारा कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे कि किक स्टार्टर, इंडिगो, गूगो, केटो, ये सारा कुछ क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म। अगला है, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इनेक्टमेंट इन इंडिया, MRTP एक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या क्या है देखते हैं। पहले जो पता है उसको लिख लेते हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट है 1948 का, अभी ऊपर हमने देखा, और फिर आया था 1973 में। अब बाकी का आता पता नहीं, तो ये दो के हेल्प से कर सकते हैं क्या। तो पहले आना चाहिए 4 फिर 3, 4 3 कहीं पे दिख रहा, 4 3 4 3 4 3, हाँ, तो इस दो ऑप्शन में दिख रहा, सी और डी में। तो या तो सी होगा या तो डी होगा, बाकी दोनों का देख लेते हैं। MRTP और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन, क्या करना है आपको, कब आया था और क्या पर्पज था, है ना, क्या है, कब आया था, ये ध्यान में रखना है। तो इसका पहले ही देख चुके हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 में आया था। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट जवाब आपको मिल गया होगा, 1951 में आया था। तो पहले क्या होगा, 4 फिर 2 फिर 3, देखो 4 2 3 कहीं पे दिख रहा, दोनों में दिख रहा, अभी रुक जाओ। अगला, बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करने के लिए डेवलपमेंट और रेगुलेशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री इन पब्लिक इंटरेस्ट, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स कब, 52 में। और अगला है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969, ठीक है, 1969 में आया था, ये हो गया 1969। अब देख लो करेक्ट जवाब कौन सा हो गया, पहले 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3, तो 42 13 जो है आंसर हो गया ऑप्शन से। हाँ, ओके। ये किस लिए आया था, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, कंट्रोल मोनोपोली, प्रिवेंट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। द एक्ट केम इनटू फोर्स कब, 70 में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की बात किया जाए तो 73 में था, है ना, रेगुलेट करने के लिए पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया टू कंजर्व दी फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। फेरा और फेमा नाम आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिटीज विच आर इंक्लूडेड इन गोल्डन ट्रेंगल ऑफ इंडियन टूरिस्ट आर, है ना, गोल्डन ट्रेंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म, वो 3 सिटीज हैं जिनका नाम है आगरा, दिल्ली और जयपुर। करेक्ट जवाब ये हो जाएगा। और बहुत सारे गोल्डन ट्रेंगल है ना, डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए। तो फेमस सर्किट ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया है। रिजल्ट सर्किट है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। हिमालयन सर्किट शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला। इसी तरीके से बाकी चीज है, जैसे छोटा चार धाम सर्किट क्या है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन सबको छोटा चार धाम बोला जाता है ना। अगला है ई बीज, रिफर करता है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बीज मतलब बिजनेस, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक
सिंगल विंडो फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं, सिंगल विंडो फॉर बिजनेस इंक्वायरी ठीक है, सिंगल विंडो फॉर अप्रोच टू गवर्नमेंट सर्विसेज ये है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ई बीच जो है कि इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोवाइड करता है सिंगल विंडो फॉर वेरियस गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज, जैसे कि बिजनेस को रजिस्टर करना है, लाइसेंस लेना है, परमिट्स, अप्रूवल, क्लियरेंस, ये सारा कुछ है ना। ई बीच क्या है, वन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोजेक्ट और पार्ट्स ऑफ द मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। EB seeks to provide comprehensive, convenient, transparent, or reliable services business entity go with speed of certainty. EBC is being piloted by the Department of Industry and Policy and Promotion in collaboration with various central or state ministry or department. अगला, विच अमंग द फॉलोइंग नाउ डिसाइड द ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। तो देखो ऑयल प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट करते हैं डेली बेसिस पर, और उसका जो प्राइस है वो डिसाइड करता है ऑयल कंपनी इटसेल्फ, ठीक है। रिवाइज द प्राइसेस, ऑयल कंपनी रिवाइज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल और डीजल ऑन द डेली बेसिस अंडर द डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग मैकेनिज्म जो इंट्रोड्यूस किया था जून 2017। ऑयल कंपनीज फॉलो द ट्रेड पैरिटी प्राइसिंग मेथड। इसका मतलब क्या है कि वो वेट, एवरेज वेट लेते हैं इंपोर्ट पैरिटी प्राइस का और एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस का, उसके बाद फिक्स करते हैं क्या कि कितना दाम होना चाहिए किसका, ऑयल का। हेल्पलाइन, उद्यमी क्या है, इज मींट फॉर उद्यमी, आपको नाम से ही पता चल रहा है उद्यमी मतलब कोई बिजनेस करने वाले, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को के लिए एक हेल्पलाइन उद्यमी है ना, उद्यमी बनाया गया, जिसका हेल्पलाइन नंबर इतना है, एक टोल फ्री नंबर है, कॉल सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च किया गया था 2010 में, वर्क करने के लिए सिंगल पॉइंट फैसिलिटी फॉर एमएसएमई नीडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सेसिबिलिटी ऑफ बैंक्स एंड अदर एमएसएमई रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है ना, क्विनरी, ये सारा कुछ आपको मालूम है। तो पहले प्राइमरी पूछा है, तो एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी है। इंडस्ट्री प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी है। कॉर्पोरेटिव भी प्राइमरी नहीं है, ये टर्सरी है क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और उसमें कुछ और भी चीजें आती है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और क्वेरिंग, ये सारा कुछ प्राइमरी सेक्टर में आता है। कांडला जो है एक पोर्ट है गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री नहीं, कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड नहीं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बिल्कुल सही जवाब है। तो जो कांडला पोर्ट है वो कैसा जाना जाता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से जाना जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो डिजाइन किया डेजिग्नेटेड एरिया है जो ऑफर करता है वेरियस इंसेंटिव एंड फैसिलिटी टू द यूनिट्स लोकेटेड विद इन इट, जैसे कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, टैक्स एग्जेम्पशन, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, टू प्रमोट एक्सपोर्ट और अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना। कब स्टेब्लिश किया गया था, 65 में, फर्स्ट एज द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन एशिया एंड द फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया। कवर करता है, इतना एकड़ याद नहीं होगा तो मैंने देते हैं, बस ये ध्यान में रखो। वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट फंक्शनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में, और कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज एक्सपोर्ट। तो इतने ही क्वेश्चन थे इस लेक्चर में, होपफुली हर एक क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए कोट है कि यू गेट इन लाइफ व्हाट यू हैव द करेज टू आस्क फॉर। तो आपको जीवन में वही मिलता है जो आप मांगते हो, है ना। कहते हैं कि आपके मांगने में पूरी शिद्दत से, ऐसा नहीं कि मांग लिया बस बैठ गया कि नहीं अब तो मिल ही जाएगा, नहीं, उसके लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। तो जो आप मांगते हो ना, जो आपके पास हिम्मत है कि हाँ मैं ये चाहता हूँ अपनी लाइफ के साथ ये बनना, इस मुकाम पे पहुँचना, तो उस हिसाब से आप मेहनत करते हो, ठीक है, और फिर वही मिलता है जो आपने मांगा था। तो होपफुली ये कोट आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने हिम्मत से मांगते रहिए।